अपन बात कर रहे थे धातु कर्म की। धातु कर्म के बारे में अपन जनरल चीज़ें कल बात करी और उसमें अपन ने क्या देख लिया था, परिभाषा जैसे अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होते हैं, ठीक है, धातु कर्म से संबंधित और जैसे मैट्रिक्स है, धातुमल है, गालक है, भर्जन, प्रगलन और ये चीज़ें अपन ने देख ली थी। आगे अपन बात करते हैं कि धातु कर्म क्या होता है। धातु कर्म, मेटलर्जी, तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म क्या होता है? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। ठीक है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। ये जो धातु कर्म है ये 3 चरणों में होता है। धातु कर्म 3 चरणों में होता है। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु कर्म कितने स्टेप में हो रहा है? 3 स्टेप में हो रहा है, 3 चरणों में होता है। और वो 3 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने पास आता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो अयस्क का सांद्रण, अयस्क सांद्रण में क्या होता है? जो अवांछित अशुद्धियां हैं, मैट्रिक्स है, उसको दूर करना सांद्रण कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। तो अयस्क का सांद्रण क्या हो जाएगा? मतलब अधात्री, अधात्री क्या होती है? अवांछित अशुद्धियों को दूर करना। तो अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियों या अधात्री गैंग मैट्रिक्स जो है उनको दूर करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सांद्रण की 4 विधियां हैं। सांद्रण की 4 विधियां हैं। सांद्रण 4 विधियों द्वारा दूर किया जाता है। और सबसे जो पहली विधि है वो है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं इसको। गुरुत्व पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या करते हैं कि अयस्क को टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। अयस्क को टुकड़े टुकड़े करके उस टुकड़े टुकड़े अयस्क को तीव्र जल धारा में डाला जाता है। बहते हुए पानी में उसको डाला जाता है। तीव्र जल धारा में डालने से क्या होता है कि धारा जल का तेज बौछार आएगी उसके ऊपर, तो उस अयस्क के साथ जो मिट्टी विट्टी वगैरह है वो पानी के साथ घुल के बह जाएगी और अयस्क वहीं पे रह जाते हैं। पूरा एक जाली बना के रखते हैं, उसमें उसको डाल देते हैं। उसके ऊपर पानी की तेज बौछार डाली जाती है। उस तेज बौछार से क्या होता है कि जो रेत कंकड़ मिट्टी आदि है वो तो पानी के साथ बह के निकल जाते हैं और अयस्क के कण वहीं पे रह जाते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। इसके द्वारा भारी धातु अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि के द्वारा भारी धातु अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और भारी धातु अयस्कों में कौन आ रहे हैं? एक तो आयरन और एक टंगस्टन। तो आयरन और टंगस्टन का जो सांद्रण किया जाता है वो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, जो कि भारी धातुओं में होते हैं। तो भारी धातु अयस्कों का सांद्रण इस विधि से अपन करते हैं। फिर हमारे पास इसमें दूसरी विधि आती है चुंबकीय पृथक्करण विधि।
चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये मैग्नेटिक सेपरेशन, ये ग्रेविटेशनल सेपरेशन होता है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन। और चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा चुंबकीय धातु अयस्कों का स्थानांतरण किया जाता है। चुंबकीय धातु अयस्कों में कौन आते हैं? वही फैकोनी, कोबाल्ट, निकल और आयरन का शुद्धिकरण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा मैग्नेटिक सेपरेशन से होता है। मेनली इसमें जैसे आयरन आता है। तो इस विधि में क्या करते हैं कि दो व्हील होते हैं, दो चक्के होते हैं पहिए टाइप से, इनके ऊपर एक बेल्ट लगा रहता है। ये जो चक्का है ये अचुंबकीय होता है, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, नॉन मैग्नेटिक व्हील है ये। इस पर ये मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक व्हील होता है। इस पर, इस घूमते हुए चक्के पर ऊपर से बिल्कुल चूर्ण किया हुआ अयस्क डालते हैं। चूर्णित अयस्क, बिल्कुल बारीक चूर्ण किया हुआ अयस्क इस पर डालते हैं। डस्ट या और डस्ट, अयस्क को बिल्कुल डस्ट बना देते हैं, उसको इस पर डालते हैं। ये चक्का लगातार घूमते हैं। तो इसके ऊपर जैसे आएगा तो ये अब अयस्क के कारण इस चक्के पर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे इस पर चलते जाएंगे। जैसे ही ये चुंबकीय अयस्क के संपर्क में आएंगे तो इसमें अब दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक तो रेत मिट्टी वगैरह मिली हुई है, मतलब अशुद्धि है, और अयस्क है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे अब यहाँ पर जो अयस्क के कण है वो कैसे चुंबकीय है, चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। तो ये क्या होंगे, इसके ऊपर आते ही इसके चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस बेल्ट के ऊपर चिपक जाते हैं चुंबकीय गुण के कारण। ठीक है, इसके कारण अब ये तो इसके ऊपर चिपके रहेंगे और जो मिट्टी के कण है वो चिपके नहीं रहेंगे। तो अब जैसे ये ढलान आएगा, ढलान आते ही मिट्टी के कण में तो चुंबक का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ढलान आते ही ये क्या होंगे कि एक तरफ मिट्टी के कण जो है, मतलब अशुद्धियाँ हैं, मिट्टी के कण जो भी है चुंबकीय अशुद्धियाँ, इनको बोलेंगे अपन अचुंबकीय अशुद्धि, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी। अचुंबकीय अशुद्धि एक तरफ गिर के अलग हो जाएगी। जो चुंबकीय कण है अयस्क के, वो अभी भी इसके साथ चिपके हुए चलेंगे आगे, जहां तक इसका क्षेत्र रहेगा वहां तक। जैसे ही इसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म होगा तो वो भी फिर नीचे गिर जाएंगे, एक तरफ गिर जाएंगे। तो अशुद्धि एक तरफ हो गई, चुंबकीय अयस्क एक तरफ हो गया। इस तरीके से इसका सांद्रण किया जाता है। इसमें चुंबकीय अयस्कों का सांद्रण करते हैं, पहली बात फैकोनी। इसमें क्या करते हैं कि दो चक्के होते हैं, व्हील होते हैं, उन पर बेल्ट लगा रहता है। बेल्ट पर ऊपर से अपन अयस्क का बारीक चूर्ण डालते रहते हैं। बारीक चूर्ण इस पर चलता है, घूमते हुए इस पर। जैसे वो चुंबकीय व्हील, मैग्नेटिक व्हील चुंबकीय चक्के के ऊपर से गुजरेगा तो कण, जो अयस्क के कण है, उससे चुंबकीय क्षेत्र के कारण चिपक जाएंगे। फिर आगे बढ़ेगा। अचुंबकीय इम्प्योरिटीज, नॉन मैग्नेटिक जो अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज है, वो क्या होंगी, चिपकेगी नहीं। तो जैसे ही ढलान आएगा एक तरफ गिर जाएंगी। चुंबकीय कण के अयस्क के कण वो इससे चिपके हुए आगे चलेंगे। जैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा, वो भी एक तरफ गिर के साइड हो जाएंगे। तो अशुद्धि एक तरफ हो गई, अयस्क एक तरफ हो गया। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका सांद्रण हो जाएगा। तो दो विधियां हुई सांद्रण की, गुरुत्व पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो आयरन का पृथक्करण है या सांद्रण है, वो हम किससे कर रहे हैं, गुरुत्व पृथक्करण से भी कर रहे हैं और
चुंबकीय पृथक्करण से भी कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे पास आए कि यदि आयरन का सांद्रण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो इन दोनों में से जो आंसर होगा वो चला जाएगा। अच्छा, दोनों आंसर और उपरोक्त दोनों हो तो दोनों आंसर चला जाएगा बोथ। लेकिन चार अलग अलग ऑप्शन हो, भाई जैसे चार अलग अलग हो और उन दोनों में ये दो भी हो, तो ज्यादा सही माना जाएगा चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है। ज्यादा सही कौन सा मानना आपको? चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये हो गया। अगली विधि बताते हैं। थर्ड इसमें हमारे पास आता है झाग प्लवन विधि। झाग या फैन प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, झाग या फैन प्लवन विधि सबसे इंपॉर्टेंट है सांद्रण की विधियों में। इसमें से क्वेश्चन जनरली आता है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो हर साल लगभग क्वेश्चन आता है इस विधि से। तो झाग प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इसके द्वारा सल्फाइड एस्क का सांद्रण किया जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें, सल्फाइड एस्क का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, इस विधि द्वारा सल्फाइड एस्क का सांद्रण किया जाता है। लास्ट ईयर यही क्वेश्चन था कि सल्फाइड एस्क का सांद्रण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो वो कौन सी है? झाग प्लवन विधि द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि सल्फाइड एस्क का सांद्रण कौन सी विधि द्वारा होगा? झाग प्लवन विधि द्वारा। झाग प्लवन विधि द्वारा कौन से एस्क का सांद्रण होगा? सल्फाइड एस्क का सांद्रण होगा। अच्छा, अब आपको जैसे वैसे भी दे सकता है, वो जैसे कह देगा कि ZnS का सांद्रण कौन सी विधि द्वारा होगा, तो सल्फाइड मतलब S आ रहा है, जिसमें भी S आ रहा है वो सल्फाइड एस्क है। तो जितने भी धातु, किसी भी धातु के साथ S आ रहा है, उन सभी S वाले जिनका सल्फाइड एस्क है, उनका सांद्रण झाग प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से होगा, ठीक है। यह चीज अपने को ध्यान रखनी रही। अब इसमें क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में एक लकड़ी का या लोहे का पात्र अपन लेते हैं, उसमें बिल्कुल बारीक चूर्णित एस्क का बारीक चूर्ण बना के डाल देते हैं। इसको अपन जल से भर देते हैं पूरा। जल से भरने के बाद इसमें हम डालते हैं चीड़ या तारपीन का तेल, चीड़ या तारपीन का तेल, जो कि झाग कारक का काम करता है। यूकेलिप्टस और पाइन ऑयल, ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर ग्रीन ऑयल, ठीक है। तो यूकेलिप्टस या पाइन ऑयल जो कि फोम फॉर्मिंग फैक्टर का काम करता है। इसमें हम कुछ मात्रा में डालते हैं सोडियम या पोटेशियम एथिल जेंथेट, सोडियम और पोटेशियम इथाइल जेंथेट, जो काम करता है हमारे पास प्लवन कारक का। सोडियम और पोटेशियम इथाइल जेंथेट जो काम कर रहा है फ्लोटिंग फैक्टर। इसमें ये चीजें डालने के बाद एक एयर पाइप से, वायु पाइप द्वारा
इसमें हम तीव्र वायु प्रवाहित करते हैं, उच्च दाब पर वायु प्रवाहित करते हैं, एयर एट हाई प्रेशर। जब यहाँ उच्च दाब पर वायु आएगी तो वायु छिद्र हैं, यहाँ से वायु निकलेगी तो ये, अब आप जानते हैं कि पानी के अंदर अपन फूंक मारते तो बुलबुले टाइप से उठती, तो अब जैसे ये वायु अंदर आएगी तो जैसे पानी में उथल पुथल होगी, उससे ये अयस्क के कण झाग कारक के साथ मिलेंगे। अयस्क के कण किसके साथ मिलेंगे? झाग कारक के साथ मिलेंगे, और झाग कारक के साथ मिलकर झाग बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म फॉर्मिंग होगा, झाग बनेंगे। ये जो झाग है ये प्लवन कारक बोला तो तैराने वाला, तो ये फ्लोटिंग फैक्टर प्लवन कारक जो कि सोडियम या पोटेशियम एथिलजेनथेट है, इन झाग को ऊपर लेके आ जाएगा, सतह पर ऊपर तैरा के ले आएगा। ये अयस्क के झाग हो गए। ओम फॉर्म, और फॉर्म, अयस्क के झाग हो गए। तो ये प्लवन कारक, झाग कारक ने अयस्क के साथ मिलकर झाग बनाए, उनको प्लवन कारक कहाँ लेके आ गया? ऊपर। अशुद्धियां कह रह गई तल में। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि प्लवन कारक का क्या काम होता है ना? फंक्शन ऑफ फ्लोटिंग फैक्टर इज, प्लवन कारक का क्या काम होता है? तो एक ऑप्शन आपको वहां पर मिलेगा कि ये झाग को तैरा के ऊपर ले आता है। एक होता है कि झाग को या अयस्क को जल प्रतिकर्षी बनाता है। ठीक है, तो मेक द ओर और फॉर्म वाटर रिप्लेंट। तो अब अपन बात कर रहे हैं झाग को तैरा के कब ले आएगा? ऊपर। लेकिन झाग ऊपर तैर के आता कब है? जब वो उसको जल प्रतिकर्षी बनाता है। तो काम इसका जो है वो क्या है? जल प्रतिकर्षी बनाता है झाग को। तो प्लवन कारक का काम क्या है? जल प्रतिकर्षी बनाता है। वाटर रिप्लेंट बनाता है। जल प्रतिकर्षी बनाता है झाग को। तो फंक्शन इसका पूछ रहा है। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन झाग कारक क्या होता है वो पूछ सकता है, प्लवन कारक क्या होता है वो पूछ सकता है। प्लवन कारक का काम क्या होता है? जल प्रतिकर्षी बनाता है अयस्क को। और झाग बुलबुल विधि किसके सांद्रण के लिए उपयोग की जाती है? सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए उपयोग की जाती है। ये कुछ चीजें इसमें रहती हैं। तो इसमें स्टीरिया तारपीन का तेल हो गया झाग कारक, सोडियम और पोटेशियम एथिलजेनथेट हो गया प्लवन कारक जो वाटर रिपेलेंट जल प्रतिकर्षी बनाएगा इसको। इसके अलावा इसमें सक्रिय कारक डालते हैं कॉपर सल्फेट एक्टिवेटर, सक्रिय कारक एक्टिवेटर कॉपर सल्फेट। स्थायी कारक स्टेबलाइजिंग फैक्टर वो होता है क्रिसॉल या एनिसॉल। और संदमक इनहिबिटर, संदमक या इनहिबिटर होता है सोडियम साइनाइड या सोडियम कार्बोनेट। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अपने पास हो सकता है कि झाग कारक क्या होता है, प्लवन कारक क्या होता है, सक्रिय कारक क्या होता है, स्थायी कारक क्या होता है, या संदमक क्या होता है। ठीक है, ये चीजें इसमें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कौन सी विधि से होता है? तो होता है झाग प्लवन विधि से। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई। क्या करना है? एक जल से भरे पात्र में अयस्क का चूर्ण डाल के उसमें झाग कारक और प्लवन कारक डाल देते हैं। उच्च दाब पर वायु पास करते हैं, एयर पास करते हैं। अयस्क के कण वायु से झाग बनाते हैं झाग कारक के साथ मिलकर, जो प्लवन कारक द्वारा जल की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, उन्हें अलग कर लेते हैं। इम्प्योरिटीज अशुद्धियां कहाँ रह जाती है? नीचे रह जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है किसका? झाग प्लवन विधि का। चौथी विधि है हमारे पास सांद्रण की, फोर्थ मेथड, और वो है रासायनिक विधि। या निक्षालन, लीचिंग कहते हैं इंग्लिश में।
केमिकल मेथड और लीचिंग, इसके द्वारा हम एल्यूमिनियम के धातु एस्को का सांद्रण करते हैं। इस विधि से कौन सी धातु का सांद्रण किया जाता है? एल्यूमिनियम एस्को के सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। अब केस क्या करेंगे वो अपन जब एल्यूमिनियम का मेटलर्जी धातुकरण पढ़ेंगे उसमें इसका पूरा डिटेल अपन बताएंगे। तो 4 विधियां हमारे पास हो गई सांद्रण की: गुरुत्व पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग फलन विधि और रासायनिक विधि। अब सांद्रण के बाद हम दूसरा काम इसमें जो करते हैं वो होता है निष्कर्षण। तो सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, इसकी भी 4 विधियां हैं निष्कर्षण की। 4 विधियां हैं, 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्बन अपचयन विधि। कार्बन रिडक्शन मेथड, कार्बन अपचयन विधि, कार्बन रिडक्शन मेथड। इसमें अपन देख रहे हैं कि कार्बन द्वारा अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन अपचायक के रूप में काम आता है। कार्बन यूज्ड एज रिडक्टेंट। इस विधि में कार्बन अपचायक के रूप में उपयोग होता है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? भर्जन। सबसे पहले भर्जन रोस्टिंग सबसे पहले इस विधि में होती है, और रोस्टिंग करते हैं वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए। भर्जन क्या होता है? वायु की उपस्थिति में गर्म करना, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक से कम ताप पर। तो भर्जन रोस्टिंग क्यों करते हैं? वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए। एक क्वेश्चन ये हो गया कि भर्जन क्यों किया जाता है? वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए। वाष्पशील अशुद्धियां कौन से प्रोसेस द्वारा दूर की जाती हैं? भर्जन द्वारा। तो वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए ये ऑक्साइड के रूप में दूर होती हैं। फॉर रिमूवल ऑफ वेपोराइजेबल impurities। तो वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए रिमूवल ऑफ वेपोराइजेबल impurities भर्जन करते हैं। भर्जन के बाद हम इसमें प्रगलन करते हैं। स्मेल्टिंग। तो प्रगलन के बाद अपने पास धातु निकल के आती है। तो मेनली इसमें 2 प्रोसेस हो जाएंगे कार्बन रिडक्शन मेथड में। पहले क्या करेंगे? भर्जन, फिर क्या करेंगे? प्रगलन। भर्जन वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है, जो ऑक्साइड के रूप में। अब ये अशुद्धियां किस रूप में निकलती है? ऑक्साइड के रूप में। किस रूप में निकलती है? ऑक्साइड के रूप में निकलती है। तो ये कार्बन अपचयन विधि होगी। कार्बन अपचयन विधि का उपयोग मुख्य रूप से कॉपर, आयरन और जिंक के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन होगा कि कॉपर का निष्कर्षण कौन सी विधि द्वारा किया जाएगा? तो कार्बन अपचयन विधि द्वारा। तो धातु का भी क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है। तो कार्बन अपचयन विधि का जो उपयोग है वो कॉपर, आयरन और जिंक के निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन के लिए होता है। दूसरी हमारे पास इसमें आती है एल्यूमिनोतापी विधि। एल्यूमिनोथर्मल प्रोसेस। एल्यूमिनोतापी विधि, एल्यूमिनोथर्मल प्रोसेस। तो
जिन धातुओं का अपचयन कार्बन द्वारा नहीं होता उनका एल्यूमिनियम द्वारा किया जाता है। जिन धातुओं का अपचयन कार्बन द्वारा नहीं होता उनके निष्कर्षण के लिए ये विधि काम में आती है, एल्यूमिनोतापी विधि। और इसमें एल्यूमिनियम का उपयोग होता है अपचायक के रूप में। तो समझ में आ गई। द मेटल्स विच आर नॉट रिड्यूस्ड बाय द दिस मेथड, है ना, आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्मल प्रोसेस। तो जिन धातुओं का अपचयन या निष्कर्षण कार्बन अपचयन विधि द्वारा नहीं होता है उनके लिए विधि उपयोग में आती है, और इसमें एल्यूमिनियम अपचायक के रूप में होता है। एल्यूमिनियम एज ए रिडक्टेंट अपचायक के रूप में होता है। और इस विधि द्वारा क्रोमियम और मैग्नीज का निष्कर्षण किया जाता है। इस विधि द्वारा क्रोमियम और मैग्नीज का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें दोनों को के जो एस के उनको एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या होगा इसमें देखें, जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड है Cr2O3, ये एस के क्रोमियम का क्रोमियम ऑक्साइड, इसको गर्म करेंगे हम एल्यूमिनियम के साथ। ये गर्म करने का साइन होता है। एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता या अपचयन विभव ज्यादा होता है क्रोमियम से, मतलब एल्यूमिनियम इससे ज्यादा क्रियाशील है, इससे ज्यादा क्रियाशील है तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा। बोला चल हटा सावन की घटा, ठीक है। ये क्या जाएगा, यहाँ जाएगा Al2O3 और 2Cr, क्रोमियम अलग हो गया, एल्यूमिनियम Cr की जगह आ गया। हमें क्रोमियम ही चाहिए था, ये अलग हो गया, निकाल देंगे। इसी तरीके से मैग्नीज की जैसे बात करें, Mn2O3 एल्यूमिनियम के साथ गर्म कर रहे हैं तो वापस एल्यूमिनियम Mn से भी ज्यादा क्रियाशील होता है, Mn को भी रिप्लेस कर देगा और यहाँ वापस वही चीज बनेगी Al2O3 प्लस 2Mn। तो इस तरीके से इस विधि द्वारा धातु निकाली जाती है। इसमें एल्यूमिनियम अपचायक के रूप में काम करता है, और जो धातु एल्यूमिनियम से कम क्रियाशील होती हैं उनको इसके द्वारा निकाला जाता है। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, उन धातुओं को जो कम क्रियाशील धातु है, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको हटा देता है और खुद उनकी जगह पे आ जाता है, तो धातु अलग हो जाती है। हमें इस तरीके से इसमें मेटल मिल जाती है। तीसरी विधि है हमारे पास निष्कर्षण की, साइनाइड विधि या अवक्षेपण विधि। या मैकऑर्थर फोरेस्ट विधि। साइनाइड मेथड और प्रेसिपिटेशन मेथड, और मैकऑर्थर फोरेस्ट मेथड। ये भी निष्कर्षण की विधियों में इंपॉर्टेंट विधि है, इसका भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो साइनाइड या अवक्षेपण विधि या मैकऑर्थर फोरेस्ट विधि, साइनाइड मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड और मैकऑर्थर फोरेस्ट मेथड, इसके द्वारा हम या तो सिल्वर अब इसको रजत भी कहते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि साइनाइड विधि द्वारा किस धातु का सांद्रण किया जाता, निष्कर्षण किया जाता है, तो ऑप्शन में था रजत। चांदी को रजत भी कहते हैं, तो सिल्वर, रजत या चांदी, इसका या तो इसका निष्कर्षण करते हैं या फिर Au गोल्ड, सोना, इन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है साइनाइड विधि द्वारा। तो साइनाइड विधि द्वारा या तो चांदी या तो सोने या चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। अब इस विधि में क्या करते हैं, जो धातु अयस्क होता है उस धातु अयस्क को अपन लेते हैं, जैसे Ag2S, सिल्वर ग्लांस इसको अपन बोलते हैं। Ag2S
सिल्वर ग्लास। इस Ag2S सिल्वर ग्लास को हम गर्म करते हैं सोडियम साइनाइड के साथ, NaCN, सोडियम साइनाइड, इसके साथ गर्म करते हैं धातु एस को, धातु एस को इसके साथ गर्म करते हैं तो एक संकुल यौगिक बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, और वो बनता है NaAgCN2, सोडियम अर्जेंटी साइनाइड, सोडियम अर्जेंटी साइनाइड। ये विलयशील होता है, जल में विलयशील होता है, सॉल्युबल इन वाटर। तो Ag2S सिल्वर ग्लास सोडियम साइनाइड के साथ अपन इसको गर्म करते हैं तो विलयशील यौगिक बनता है NaAgCN2, और जो सल्फर है वो सोडियम के साथ निकल जाता है Na2S, सोडियम सल्फाइड के रूप में। अब ये जो NaAgCN2 बना, इसमें हम डालते हैं जिंक। अब जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है किससे? Ag से। जिंक की अपचयक सामर्थ्य या क्रियाशीलता ज्यादा है Ag से, अपचयन विभव ज्यादा रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो Ag को रिप्लेस कर देता है जिंक, मतलब Ag की जगह कौन आ जाएगा? जिंक, और Ag को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो क्या कंडीशन बनेगी? Na2ZnCN4, और Ag के जो अणु है, Ag है वो नीचे बैठ जाएगा। ये इसका क्या जाता है? अवक्षेप आ जाता है, प्रेसिपिटेट। अच्छा, इसमें धातु का अवक्षेप प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट आता है, इसीलिए इसे हम अवक्षेपण विधि कहते हैं, प्रेसिपिटेशन मेथड कहते हैं। धातु का प्रेसिपिटेट आता है, अवक्षेप आता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन मेथड कहते हैं। इसमें सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया होती है, इसलिए इसे साइनाइड विधि कहते हैं। और मैकआर्थर फॉरेस्ट जिस वैज्ञानिक ने दी उसका नाम था, उसके नाम के आधार पर वो विधि का नाम है मैकआर्थर फॉरेस्ट विधि। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें किसके साथ, मतलब किसका निष्कर्षण हो रहा है? तो रजत और सोने का, Ag और Au का। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है कि एक धातु की क्रिया सोडियम साइनाइड के साथ करवाने पर संकुल यौगिक प्राप्त होता है, जो जिंक के साथ क्रिया कराने पर धातु का अवक्षेप देता है, तो विधि कौन सी है? साइनाइड। मतलब ये जो लाइन है इसको वो थ्योरी में लिख के भी दे सकता है, ठीक है। उस तरीके से अपने पास इसमें ध्यान रखने की चीजें हैं। ये साइनाइड विधि या अवक्षेपण विधि होती है। चौथी जो इसमें हमारे पास विधि आती है वो आती है विद्युत अपघटनी विधि। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। विद्युत अपघटनी विधि, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इसके द्वारा सभी धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं। सभी धातुओं से मतलब डी ब्लॉक की धातु, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक की इससे निष्कर्षित नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। तो सभी धातुओं का मतलब क्या हो गया? डी ब्लॉक, ठीक है। तो सभी धातुओं मतलब डी ब्लॉक, ऑल मेटल्स, अप्रॉक्स ऑल मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक। एस ब्लॉक का इसके द्वारा निष्कर्षण नहीं होगा। तो ये चार विधियां हो गई निष्कर्षण की। अब बात करेंगे शुद्धिकरण। अशुद्धियां रह जाएंगी लास्ट में कुछ, उनको दूर करेंगे, उसको बोलेंगे शुद्धिकरण। नेक्स्ट हमारे पास आता है निष्कर्षित अयस्क का शुद्धिकरण। निष्कर्षित अयस्क का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड और प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड और। तो इसके 5 विधियां हैं। फाइव मेथड्स हैं। सबसे पहली जो इसमें हमारे पास विधि आती है वो है आसवन।
आसवन द्वारा बाय डिस्टिलेशन, अच्छा आसवन का मतलब क्या होता है, किसी को वाष्प में बदलना, और वाष्प में जल्दी वो बदलेगा जिसका गलनांक क्वथनांक कम होगा। तो इसके द्वारा हम कम क्वथनांक वाली धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं। कम क्वथनांक वाली धातुओं का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है। लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। तो आसवन द्वारा, डिस्टिलेशन द्वारा लो बॉइलिंग पॉइंट, कम क्वथनांक वाली धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। और उसमें कौन कौन सी धातु हैं? Zn, Cd और Hg। Zn, Cd, Hg, इन धातुओं का शुद्धिकरण आसवन द्वारा किया जाता है। अब Hg मरकरी पारा आप जानते द्रव रूप में रहता है, ठीक है, तो ये आसानी से क्या हो जाती है, वाष्प में बदल जाती है। अब अशुद्धियों का क्वथनांक या गलनांक बहुत ज्यादा होता है तो वो तो पिघलेगी नहीं, अब उबलेगी नहीं। धातु का क्या होता है, इन धातु का गलनांक क्या होता है, आसवन मतलब क्वथनांक क्या है, कम। तो गर्म करेंगे तो थोड़े ताप पर ये वाष्प में बदल जाएगी, उस वाष्प को दूसरी जगह एकत्रित कर लेंगे, अशुद्धियां वहीं रह जाएगी, धातु प्राप्त हो जाएगी शुद्ध रूप में। तो आसवन द्वारा कम क्वथनांक वाली धातु का शुद्धिकरण होगा। कौन सी वो? Zn, Cd, Hg। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि Zn, Cd, Hg का शुद्धिकरण कौन सी विधि द्वारा होता है? आसवन द्वारा होता है। बस क्वेश्चन यही होता है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं होता है। फिर दूसरी हमारे पास आती है द्रवण या द्रवीकरण। लिक्वेशन, द्रवीकरण। द्रवण का मतलब उसको द्रव में बदल रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट किसका हो? जिसका गलनांक कम हो, जल्दी पिघल जाए। तो इसमें क्या करते हैं, कम गलनांक वाली धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं। कम गलनांक वाली धातुओं का शुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है। लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। लो मेल्टिंग पॉइंट, और लो मेल्टिंग पॉइंट में कौन आती है हमारे पास? Sn और Pb, Sn और Pb। टिन और लेड, टिन लेड। सुनो प्रभु, Sn Pb का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? द्रवण या द्रवीकरण द्वारा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रख सकते हैं आप, लेड का शुद्धिकरण ऑक्सीकरण द्वारा भी होता है। लेड ऑल्सो प्यूरिफाइड बाय ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। तो लेड Pb का शुद्धिकरण कौन सी विधि द्वारा होता है? ऑक्सीकरण द्वारा भी होता है। तो द्रवण या द्रवीकरण में कम गलनांक वाली धातुओं का शुद्धिकरण इससे करते हैं अपन, जिसमें Sn और Pb हमारे पास आता है। तीसरी विधि हमारे पास आती है वाष्प अवस्था परिष्करण। वाष्प अवस्था परिष्करण, वाष्प अवस्था परिष्करण, वेपर फेज रिफाइनिंग। वाष्प अवस्था परिष्करण, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें क्या करते हैं कि धातु अयस्क को पहले एक वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। धातु अयस्क को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित कर दूसरी जगह एकत्रित कर लेते हैं। दूसरी जगह एकत्रित करके फिर उसको वापस गर्म करते हैं और उससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है, अशुद्धियां वाष्प के साथ उड़ जाती हैं। पहले अयस्क को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित कर दूसरी जगह एकत्रित करते हैं, फिर उसे वापस उच्च ताप पर गर्म करते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट कन्वर्ट द ore in vaporizable compound and collect it at another place. By heating the vapor of the ore we get pure metal. तो दूसरी जगह एकत्रित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इसमें दो विधियां आती हैं, इसके अंतर्गत दो प्रक्रम है।
दो प्रक्रम है इसके अंतर्गत, और वो फर्स्ट है इसमें मांड विधि। मॉन्ड्स प्रोसेस। इसमें निकल का शुद्धिकरण किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल बाय मॉन्ड्स प्रोसेस। निकल का शुद्धिकरण होता है मांड विधि द्वारा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गया कि निकल का शुद्धिकरण कौन सी विधि द्वारा होता है? मांड विधि द्वारा। मांड विधि किस धातु के शुद्धिकरण में उपयोग होती है? निकल के। पर इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपन पिन पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो मांड विधि निकल के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है, मांड विधि में निकल को इसको किसके साथ गर्म करते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल समूह बोल सकते हैं। तो ये जैसे निकल है जो कि अशुद्ध है, इम्प्योर, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, हमारे पास बनेगा NiCO4। ये एक वाष्पशील यौगिक बना। NiCO4 को हम वापस और आगे उच्च ताप पर गर्म कर देंगे, हाई टेम्परेचर पर। तो वापस से अशुद्धियां तो CO के साथ निकल जाएंगी और शुद्ध निकल प्राप्त हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से मांड विधि द्वारा निकल का शुद्धिकरण हम करते हैं, जिसमें निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ गर्म करते हैं, जिससे NiCO4 बनता है। NiCO4 को वापस उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो अशुद्धियां CO के साथ उड़ जाएंगी और शुद्ध निकल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इसमें रहेगी। दूसरी विधि आती है वाष्प अवस्था परिष्करण की, और वह है वॉन आर्कल विधि। वॉन आर्कल्स प्रोसेस, वॉन आर्कल विधि, वॉन आर्कल्स प्रोसेस। इसमें इसके द्वारा हम टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम का शुद्धिकरण करते हैं। इस विधि द्वारा टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम आर प्यूरिफाइड बाय वॉन आर्कल्स प्रोसेस। तो टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम का शुद्धिकरण कौन सी विधि द्वारा होता है? वॉन आर्कल विधि द्वारा होता है, जो कि वाष्प अवस्था परिष्करण के अंदर आती है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे टाइटेनियम है उसको आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। ये अशुद्ध है, इम्प्योर है। इम्प्योर अशुद्ध टाइटेनियम को आयोडीन के 2I2 के साथ गर्म किया तो हमारे पास बना TiI4, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। इसको वापस हमने गर्म किया हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर वापस गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो हमारे पास वापस क्या बन जाएगा? Ti और 2I2। ये अशुद्धियां इसके साथ निकल जाएंगी और इस तरीके से हमारे पास शुद्ध टाइटेनियम प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे जर्कोनियम लेंगे तो सेम टू सेम वही I2 के साथ रिएक्शन होगी। गर्म किया, क्या बन गया? ZrI4। वापस वही हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा? Zr2I2। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर अशुद्ध इम्प्योर रहेगा और ये क्या हो गया? यहाँ पर शुद्ध प्योर हो गया। तो वाष्प अवस्था परिष्करण में दूसरी विधियां है वॉन आर्कल विधि, वॉन आर्कल्स प्रोसेस। इसमें टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण करते हैं। इसमें क्या करते हैं? आयोडीन के साथ गर्म करते हैं, टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड बनेगा, वापस गर्म करेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ये वाष्प अवस्था परिष्करण हो गया हमारे पास। चौथी विधि आती है शुद्धिकरण में हमारे पास विद्युत अपघटनी विधि या विद्युत अपघटन द्वारा।
इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके द्वारा भी लगभग कोई सभी धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं अपन। डी ब्लॉक वाली बात हो रही है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल मेटल्स डी ब्लॉक में, तो लगभग सभी धातुओं का शुद्धिकरण अपन इसमें कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो अशुद्ध धातु है जिसको अपन शुद्ध करना है, इम्प्योर मेटल, उसका बनाते हैं एनोड। तो अब एक क्वेश्चन ये हो गया कि विद्युत अपघटनी विधि में एनोड बनाया जाता है शुद्ध धातु का, अशुद्ध धातु का, दोनों के मिश्रण का, ऐसा। तो अशुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, ठीक है। फिर शुद्ध धातु प्योर मेटल, इसका बनाते हैं कैथोड। एनोड मोटी छड़ होती है, बहुत मोटी, क्योंकि उसको शुद्ध करना है। कैथोड बिल्कुल पतली सी लेते हैं, क्योंकि एनोड से निकल के वापस उस पर जमा होनी है धातु, उसको शुद्ध कर। तो कैथोड जो होता है वो तो पतली सी लेते हैं और एनोड लेते हैं मोटी छड़, ठीक है। अशुद्ध धातु का लेते हैं एनोड और शुद्ध धातु का लेते हैं कैथोड। फिर उसी धातु के किसी लवण का जलीय विलयन aqueous solution of salt of the same metal, ये लेते हैं हम विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट। तो अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं, शुद्ध धातु का कैथोड लेते हैं। जिस धातु को शुद्धि कर रहे हैं उसी धातु का कोई लवण, उसका जलीय विलयन लेके विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे किसका किस में लेते हैं अपन, कॉपर है, तो कॉपर के लिए विद्युत अपघट्य हम लेते हैं CuSO4। Zn है तो लेते हैं ZnSO4। एल्यूमिनियम है तो लेते हैं Al2O3। Ag है तो लेते हैं AgNO3 प्लस HNO3। तो इस तरीके से अलग अलग धातु के लिए उसी धातु का कोई लवण लेते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में। फिर क्या करते हैं, प्रोसेस कैसे रहता है, एक पात्र में अपन क्या करते हैं, एनोड और कैथोड लगा देते हैं। एनोड कैथोड लगा के इसमें विद्युत अपघट्य भर देते हैं। यह विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट। तो अशुद्ध धातु का हमने क्या लिया है, एनोड, और शुद्ध धातु का हमने क्या लिया है, कैथोड। इन दोनों को बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है कि यहाँ से जो अशुद्ध एनोड है, यहाँ से धातु आयन टूट के, माना कि वो m की घात +n है, उस पर आवेश +n। अब जैसे कॉपर है तो +2 हो जाएगा। चलो मैं कॉपर लेके मान लेता हूँ ना,
मैं कॉपर के हिसाब से काम कर देता हूँ। तो ये कॉपर की अपन बात कर रहे एक तरह से, कोई भी मेटल हो सकती है, ठीक है। तो ये विद्युत अपघटन जैसे अपन ने क्या ले लिया, CuSO4। अब CuSO4 कैसे टूटता है, Cu+2 SO4 -2। तो अब इस विलयन में सारे में Cu+2 घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से इससे एनोड पर अशुद्ध कॉपर है, इससे क्या करेंगे, Cu+2 निकलेंगे और विलयन में आएंगे। Cu+2 निकल कर आएंगे, विलयन में आएंगे। Cu+2 निकल कर विलयन में आएंगे। अब इसने +2 निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गए इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां से होते हुए कैथोड पर पहुंचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इस परिपथ से होते हुए कहां जाएंगे, कैथोड पर। Cu+2 इसमें से छूट के विलयन में आ गए, इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंच गए। विलयन में जो पहले से Cu+2 थे वो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, उदासीन होकर Cu बन जाएगा और ये Cu एनोड पर कैथोड पर जमा हो जाएगा। तो क्या होगा, एनोड से Cu+2 आयन छूट के विलयन में जाएंगे। विलयन में जो ऑलरेडी Cu+2 हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन बनेंगे और कैथोड पर जमा हो जाएंगे। तो एनोड से छूटेगा, कैथोड पर जमा होगा, एनोड से छूटेगा, कैथोड पर जमा होगा। और इसके साथ साथ जो अशुद्धियां थी वो अशुद्धियां इस एनोड के नीचे एकत्रित होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही टूटेगा उससे जुड़ी अशुद्धि छूट के नीचे गिर जाएगी। इससे बोलते हैं अशुद्धियों का जो ढेर है उसे बोलेंगे एनोड पंख, एनोड मड। अशुद्धियों का जो ढेर है उसे एनोड मड बोलेंगे। तो इस तरीके से अपने पास ये चीज होती है। क्या करते हैं, विद्युत अपघटन विधि द्वारा लगभग सभी धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं जिसको शुद्ध करना है, शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं और उसी धातु का कोई लवण लेते हैं जो विद्युत अपघटन के रूप में काम आता है। कौन सी धातु के लिए कौन सा लवण लेते हैं ये आपने से देखना है। एनोड कैथोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अशुद्ध धातु आयन छूट एनोड से छूटकर विलयन में जाएंगे और विलयन के आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड पर जमा होते जाएंगे, ठीक है। अशुद्धियां एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी, जिन्हें एनोड मड, एनोड पंख कहते हैं। और इस तरीके से सारे धातु छूट के कैथोड पर जमा हो जाएगी, अपने कैथोड को उठा के घर ले जाएंगे, शुद्ध हो गई, ठीक है। सीधी सी बात ये इसमें रहती है। पांचवी विधि है शुद्धिकरण की, वो है मंडल या क्षेत्र परिष्करण। मंडल या क्षेत्र परिष्करण, जॉन रिफाइनिंग। मंडल या क्षेत्र परिष्करण, इसके द्वारा हम अर्धचालकों का शुद्धिकरण करते हैं। इस विधि द्वारा अर्धचालकों का शुद्धिकरण किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालकों का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है। और सेमीकंडक्टर्स में आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो अब क्वेश्चन यही होगा, अर्धचालकों का शुद्धिकरण कौन सी विधि द्वारा होता है, मंडल परिष्करण द्वारा। मंडल परिष्करण का किसके लिए शुद्धिकरण में उपयोग की जाती है, अर्धचालकों के लिए। धातु उसमें तत्व पूछ ले तो कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसके द्वारा अर्धचालकों का शुद्धिकरण होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अब इसमें क्या होता है कि हम एक धातु की बड़ी सी एक मोटी सी छड़ बना देते हैं, जिस धातु को शुद्ध करना है, ठीक है, उसकी छड़ बना देते हैं। उस धातु की छड़ पर एक गतिशील हीटर लगाया जाता है। मूवेबल हीटर, गतिशील हीटर लगा देते हैं। अब ये हीटर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, ताप बहुत ज़्यादा रहता है, ये आगे बढ़ता है, गतिशील हीटर है। इसके सिरे से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ता है। अच्छा, इसके नीचे ताप बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके नीचे की धातु क्या होती है, पिघल जाती है ताप की वजह से।
अब ये जैसे हीटर आगे बढ़ेगा तो ये पिघली हुई धातु एयर कांटेक्ट में आती है, वायु के संपर्क में आती है, और वायु के संपर्क में आके क्रिस्टलित हो जाती है, क्रिस्टल बन जाते हैं, उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्रिस्टलीकृत हो जाती है, और अशुद्धियां उसके साथ साथ गलित मंडल होता है, फ्यूज्ड रीजन, उसमें चली जाती है। अब ऐसे ये चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, धातु पिघलती है, एयर कांटेक्ट में आती है, क्रिस्टलीकृत हो जाती है, आगे चलता है, पूरा प्रोसेस चलता रहता है एंड तक। फिर क्या करते हैं, इस हीटर को यहाँ से निकालते हैं, निकाल के वापस इधर से लगाते हैं, उल्टा नहीं कर सकते, यहाँ तक पहुँच गया तो उसको बोलेंगे भाई चल उल्टा चल, उल्टा नहीं ले जाएंगे, यहाँ से उसको निकालेंगे, फिर वापस पीछे से लगाएंगे, फिर प्रोसेस को दोहराएंगे। तो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, कई बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो उससे क्या होता है, प्रक्रिया दोहराने से अशुद्धियाँ सारी एक तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, प्योर मेटल, शुद्ध मेटल एक तरफ हो जाती है। अब जैसे एक तरफ ये इम्प्योरिटीज इस तरफ शुद्ध हो गए, एक तरफ हो गई अशुद्धि, और ये हो गया फिर प्योर मेटल, शुद्ध धातु। यहाँ से इसको काट के अलग कर देते हैं, अशुद्धियाँ खत्म, मेटल हमारे पास आ जाती है। इस तरीके से इसका प्यूरिफिकेशन होता है, ये प्रोसेस होता है। तो ये इसका सांद्रण हुआ, निष्कर्षण हुआ और शुद्धिकरण, कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। अब अलग अलग मेटल्स का अपन धातुकरण की बात करेंगे, कौन सी विधि में मतलब किस तरीके से धातुकरण होता है।